हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। इतिहास में मैंने बेसिक क्लास ले लिया था, इसलिए आज से मैं अध्याय को पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इतिहास का प्रथम अध्याय आप सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू करूंगा। अध्याय को पढ़ाने से पहले अध्याय का जो शीर्षक है, सबसे पहले मैं शीर्षक को समझाऊंगा। फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि अध्याय के अंतर्गत मैं आप सभी को क्या पढ़ाऊंगा, अर्थात अध्याय का पूरा सिलेबस बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चल पाए कि आपको अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हो सके तो यह वीडियो अपने मित्रों के भी साथ शेयर अवश्य रूप से कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। कक्षा 12 हो गया, आर्ट्स बिहार बोर्ड वालों बच्चों के लिए यह क्लास है। न्यू बैच है, वैसे बच्चों के लिए यह क्लास है जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 2024 में देंगे। अब आप कहिएगा कि सर आप सप्ताह में कितने दिन इतिहास पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं सप्ताह में इतिहास 3 दिन पढ़ाऊँगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, और शाम के 7 बजे। ठीक है, विषय हमारा इतिहास हो गया। अध्याय 1 शीर्षक हो गया ईंट, मनके तथा अस्थियां। ये आपका मुख्य शीर्षक हो गया, ईंट, मनके तथा अस्थियां। सबसे पहले कॉपी नहीं निकाले हैं तो कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि पढ़ाई करते टाइम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उनको नोट करना भी ना चाहिए। ठीक है, इसलिए कॉपी निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को क्या समझाऊंगा, शीर्षक। तो पहला अध्याय का शीर्षक क्या है, ईंट, मनके तथा अस्थियां। किसके अकॉर्डिंग? तो प्यारे बच्चों NCERT बुक के अकॉर्डिंग। बुक हो गया NCERT बुक के अकॉर्डिंग। अब आप कहेंगे सर शीर्षक में तो ईंटें तो समझ में आ रहा है, लगभग अस्थियां भी समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा है? तो मुझे सर मनके समझ में नहीं आ रहा है। ये मनके क्या होता है और इनके नीचे जो हड़प्पा सभ्यता लिखा हुआ है ये क्या है? तो सबसे पहले मैं इन्हीं शीर्षक को भी आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, ये जो अध्याय है ईंट, मनके तथा अस्थियां, इस अध्याय में जो भी हम विषय वस्तु पढ़ेंगे वो ईंटों के ही मदद से विषय वस्तु को बनाया गया है। ठीक है, एक तो ईंटों का मदद से बनाया गया है। ठीक है, दूसरा मनके। अब ये मनके क्या होता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, ये हो गया आपका मनके। ये आप देख रहे हैं माला दिख रहे हैं कि नहीं? माला दिख रहे हैं। तो माला का ये जो गोल आप जो देख रहे हैं, छोटा सा गोल है कि नहीं? ये जो गोलाकार है, ये जो माला का देखिए, जो गोलाकार गोल, और ये माला जो है लकड़ी का बना हुआ है। देखिए लकड़ी का, कुछ साधु सन टाइप का भी लग रहा है, लकड़ी का बना हुआ है। तो ये जो लकड़ी का जो गोलाकार भाग है, इसी को हम कहेंगे मनके। हम इसी को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? मनके। और ये जो मनके हैं किसी का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, यानी मिट्टी को पका करके मनके भी तैयार किया जा सकता है। कांच का भी हो सकता है, अक्सर आपने लड़कियों को देखा होगा इस प्रकार का कांच का माला पहने हुए।
आम भाषा में हम लोग इसको माला बोलते हैं, तो माला तो संपूर्ण हो गया, लेकिन इस माला में ये जो गोल गोल है इसी को हम बोलेंगे मनके। क्या बोलेंगे? मनके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मनके समझ गए, ये जो माला है इसको गोलाकार, ये जो भाग है इसी को हम बोलेंगे मनके। अस्थियां तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जैसे कंकाल भी जो दिखाई पड़ेगा, अस्थियां हमको दिखाई पड़ेगा। तो मन के अस्थियां ईंटों के ही मदद से इस अध्याय का निर्माण किया गया। ठीक है, और इस अध्याय में विशेषकर हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे उस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है प्यारे बच्चों? हड़प्पा सभ्यता। इसलिए नीचे में लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता, अर्थात हड़प्पा वासी जो अपना घर बनाते थे, है कि नहीं, स्नानागार बनाते थे, सड़कें बनाते थे, उनमें ईंटों का अत्यधिक प्रयोग किया गया था। किनका प्रयोग किया गया था? ईंटों का। इसलिए पहला ईंट दिया। और हड़प्पा वासी मनके भी पहना करते थे, तो मनके आपको लिखा गया और अस्थियां भी लिखा गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शीर्षक को समझने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मनके क्या है। ठीक है, अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता आखिर क्या है? तो प्यारे बच्चों ये हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसको काफ़ी डिटेल से हम समझेंगे अध्याय के अंदर। ठीक है, इसको हम तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब हम अध्याय को काफ़ी बारीकी से पढ़ेंगे। यदि आप हमसे पूछिएगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों हमारा शीर्षक हो गया। अब हमें यह समझना है कि इस अध्याय में हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जिससे बिहार बोर्ड में हर एक प्रश्न हमारा बन जाए, चाहे वह प्रश्न वस्तुनिष्ठ का हो, चाहे वह प्रश्न आपका विषयनिष्ठ का हो, अर्थात ऑब्जेक्टिव का हो या आपका सब्जेक्टिव का हो। तो प्यारे बच्चों इस अध्याय को सुविधापूर्ण तरीके से अध्ययन करने के लिए हम अध्याय को 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कितने भागों में बांट करके पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? 2 भागों में। यदि आप 2 भाग करके पढ़ते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको छोटा से छोटा बिंदु भी काफ़ी सरलता पूर्वक समझ में आएगा। किसी भी प्रकार का उलझन आपके मस्तिष्क में नहीं आएगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग प्यारे बच्चों 2 भागों में करके पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग ओ हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा भाग हो जाएगा भाग बो। ठीक है, ये मैंने जो 2 भाग किया है इसलिए किया है ताकि आपको समझने में काफ़ी मददगार, यानी आसानी से आप समझ जाएं। और ये जो भाग है इसी भाग बो में, यानी दूसरे भाग में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। ठीक है, जबकि जो पहला भाग है इस पहले भाग में हम लोग बस बेसिक जानकारी देखेंगे। और ये जो बेसिक जानकारी है इनसे भी भर भर करके बिहार बोर्ड प्रश्न पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए भाग ओ में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा, बेसिक जानकारी दूंगा, यानी बेसिक शब्द, बेसिक जानकारी। ठीक है, इस बेसिक जानकारी के ही अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है, पुरातत्व किसे कहते हैं, इनको काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पुरातत्व किसे कहते हैं। और ये जो पुरातत्व है इसी से आपको अनेक प्रकार का शब्द जन्म लेता है, जैसे पुरा तात्विक वस्तु, ये क्या होता है, या इसी को हम लोग बोलेंगे पूरा वस्तु। ये क्या होता है, पूरा तद्विद,
पूरा तद्विध क्या होता है, उत्खनन क्या होता है। तो इन सभी शब्दों को पुरातात्विक वस्तु या पूरा वस्तु, पूरा तद्विध, उत्खनन या यूं कहिए पुरातत्व, इन सब को हम देखेंगे बेसिक जानकारी के अंतर्गत। आपके एग्जाम में एक बार तो यह भी पूछ लिया गया कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यदि आप बारीकी से नहीं पढ़िएगा तो हर एक प्रश्न को आप बना नहीं पाइएगा, और जब तक इन शब्दों को आप नहीं समझिएगा तो भाग वो को समझना आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ना है आपको इस प्रकार जिससे आपको नॉलेज भी मिले और अंक भी अच्छे प्राप्त हो। यानी आपको दोनों लेकर के चलना है, नॉलेज भी लेकर के चलना है और बेहतर अंक भी लाना है, तभी तो आप जीवन में सफल होंगे। अंक अच्छे ला लेते हैं, नॉलेज नहीं आएगा, फिर भी जीवन में आप असफल हो जाइएगा। ठीक है, तो बेसिक जानकारी में तो पहले तो मैं आपको ये दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरे पॉइंट में प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत। स्रोत का मतलब हो जाता है साधन। फिर हम इसको पढ़ेंगे, अर्थात हम जो भी अध्याय पढ़ रहे हैं इतिहास में, चाहे अध्याय 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुल मिलाकर के 15 अध्याय हैं। तो जो 15 अध्याय तक हमें जो भी जानकारी किताबों में दी गई है, वे जानकारी कहाँ से आया है, उनका स्रोत क्या है, तो इनको हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो इसी पॉइंट में पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत। अर्थात भारत में जो भी इतिहास का निर्माण हुआ है उनका स्रोत क्या है। इसलिए आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बतौर प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के। पूछ देगा कोई 2 स्रोत बताएं, कोई 3 स्रोत बताएं, इस प्रकार से प्रश्न पूछ देगा। फिर तो आप कहिएगा कि ये तो हम कहीं पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए फिर इसको समझाने के बाद में फिर इसको समझाऊंगा। इसके अंतर्गत हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, साहित्य स्रोत पढ़ा देंगे। ठीक है, पूरा तात्विक स्रोत पढ़ाएंगे। मुख्य रूप से 2 स्रोत पढ़ाएंगे, साहित्यिक स्रोत और आपको पूरा तात्विक स्रोत पढ़ाएंगे। और ये जो पूरा तात्विक स्रोत है प्यारे बच्चों, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा तत्व, पूरा तात्विक वस्तु, इनको आप काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, जब मैं इनको प्यारे बच्चों पढ़ा दूंगा पहले भाग में, फिर मैं भाग 2 को पढ़ाना यानी समझाना क्या करूंगा, प्रारंभ करूंगा। इसलिए जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वे नोट कर लीजिए, पहले ये पढ़ाऊंगा फिर मैं ये पढ़ाऊंगा, अर्थात फिर आपको ये पढ़ना है, तभी अच्छे से आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगा, काफ़ी सरलता पूर्वक से आप समझ पाइएगा। नोट कर लिए, ठीक है। नोट नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए। अब इसको मिटा करके अब मैं भाग 2 का सिलेबस लिखाऊंगा कि भाग 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो मैं इसे मिटाता हूं। प्यारे बच्चों, भाग 2 में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है ये आपका हो गया सबसे पहले परिचय। सबसे पहले मैं तो परिचय दूंगा, अर्थात भाग 2 से हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का मैं एक परिचय दूंगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, इन्हें किन किन नामों से जानते हैं, एक ब्रीफली मैं परिचय दे दूंगा। परिचय देने के बाद फिर मैं हड़प्पा सभ्यता
कि खोज की कहानी सुनाऊंगा, यानी किस प्रकार इसका खोज हुआ। तो खोज की कहानी, और ये खोज की कहानी आप सुन लीजिएगा ना, आपको काफ़ी आनंद भी आएगा और क्लियर भी हो जाएगा कि अच्छा हड़प्पा सभ्यता के इस प्रकार से खोज हुआ है। कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हम पढ़े हैं। कोई पूछेगा, आप कहानी सुन करके जो भी व्यक्ति कोई हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेगा ना, एक झटके में आप उत्तर दे दीजिएगा। आप खुद हैरान हो जाइएगा कि ये तो काफ़ी चुटकी में मैंने पढ़ लिया, इतना आसान है, इतना भी आसान कोई अध्याय हो सकता है। ठीक है, तो खोज की कहानी पढ़ने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्षेत्र, यानी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र। अब देखिए, खोज की कहानी से ही प्रश्न आपको बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इस प्रकार से। अर्थात पॉइंट बाय पॉइंट भी पढ़ाएंगे, उस पॉइंट से जो प्रश्न बनेगा वो भी मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, फिर खोज की कहानी पढ़ाने के बाद हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। फिर क्षेत्र पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर हम हड़प्पा सभ्यता को क्यों पढ़ें, हड़प्पा सभ्यता को हमें क्यों पढ़ाया जाता है। क्यों का मतलब हो जाता है कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता का एक विशेषता रहा होगा, तभी तो हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे सभ्यता का, यानी हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का विशेषता, आखिर इसका क्या विशेषता है। और ये जो विशेषता है प्यारे बच्चों, इनसे भर भर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, विशेषता पढ़ाने के बाद फिर हम आपको हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जानकारी दूंगा, अर्थात समाज का जानकारी दूंगा कि जो समाज था, समाज का स्वरूप कैसा था, मातृक सत्तात्मक था कि पैतृक सत्तात्मक था, श्रृंगार पटार सिर्फ स्त्री करती थी कि पुरुष भी किया करते थे, घर कैसी होती थी, नगर कितने प्रकार के थे। ठीक है, हर एक बात, हर एक समाज से जुड़ा हुआ बात की मैं जानकारी दूंगा। मरने के बाद वह दाह संस्कार किस प्रकार किया करते थे, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जानकारी, सामाजिक जानकारी दूंगा। सामाजिक जानकारी देने के बाद फिर मैं आप सभी बच्चों को हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जानकारी दूंगा। कौन सा जानकारी प्यारे बच्चों, धार्मिक। अब आप कहिएगा धार्मिक जानकारी में जैसे क्या देंगे, जैसे मैं बताऊंगा क्या हड़प्पा वासी देवी देवता को मानते थे, क्या भगवान में विश्वास रखते थे, यदि रखते थे तो किन देवी देवता को पूजा करते थे, किन पौधों को पूजा करते थे, किन पेड़ को पूजते थे, क्या हड़प्पा वासी जादू टोना भूत प्रेत मानते थे। इन सभी बातों की चर्चा हम धार्मिक जानकारी के अंतर्गत करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे राजनीतिक, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक जानकारी। अब राजनीति के अंतर्गत हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था, वहाँ राजतंत्र होता था कि गणतंत्र होता था, अर्थात राजा होता था कि नहीं होता था, या जनता सर्वोपरि होती थी, या जो साम्राज्य है नगर निगम या नगर पालिका व्यवस्था था, किस प्रकार का व्यवस्था था, यानी राजनीतिक स्वरूप कैसा था। ठीक है, तो इनको जानने के बाद फिर हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जानकारी। कौन सा जानकारी, आर्थिक जानकारी। आर्थिक जानकारी के अंतर्गत हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा वासी अपना जीवन व्यतीत किस प्रकार से किया करते थे, जीवन व्यतीत करने के लिए वे क्या कार्य करते थे। ठीक है, वे व्यापार किस प्रकार से करते थे, वे कृषि किस प्रकार से करते थे, वे पशुपालन किस प्रकार से करते थे, उनका व्यापार
किस प्रकार का था, है कि नहीं, क्या वहाँ सिक्का चलता था कि नहीं चलता था, कि वस्तु विनिमय होता था, इनके बारे में प्यारे बच्चों हम आर्थिक जानकारी में ही तो जानेंगे। फिर आर्थिक जानकारी जानने के बाद हम लोग जानेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, विज्ञान का मतलब साइंस हो गया, प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी हो गया। जैसे आप सुने होंगे टेक्नोलॉजी, मोबाइल में क्या टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का हिंदी मतलब हो जाता है प्रौद्योगिकी। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम यह जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विज्ञान कैसा था, उनका प्रौद्योगिकी कितना उन्नत था। इन सभी बातों को हम विज्ञान प्रौद्योगिकी में जानेंगे। इतना जानने के बाद फिर लास्ट में जो सुपर MVVI पॉइंट निकल कर के आता है पतन, कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ। अब जैसे ही प्यारे बच्चों आप पतन पढ़ लेते हैं तो आपका जो अध्याय है, अध्याय प्यारे बच्चों आपका समाप्त हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर इनमें से पॉइंट तो बहुत हो गया, भाग ब में इतना पॉइंट है, भाग ओ में भी पॉइंट है, इतना बड़ा अध्याय। तो प्यारे बच्चों मैं बताना चाहूँगा ये अध्याय आपके लिए अति महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि हमेशा से बिहार बोर्ड में इस अध्याय से आपको पता है 13 अंक से लेकर के 17 अंक के बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 13 अंक से नीचे पूछा ही नहीं। जब से कोरोना लगा है तो 17 चल जाता है, 17 नंबर का खाली हड़प्पा सभ्यता से पूछ देता है। सपोज यदि आप हड़प्पा सभ्यता अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप ये सोच के चलिएगा कि भैया हमको 15 नंबर फिक्स, 15 नंबर फिक्स। सोचिए एक अध्याय पढ़ लीजिएगा, पासिंग मार्क्स का आधा नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर तो आप कहिएगा सर इतना महत्वपूर्ण है तो थोड़ा बहुत यह भी बता दीजिए कि अध्याय में, इस अध्याय में जो विषय वस्तु है इनमें से कौन कौन सुपर MVVI पॉइंट है, यानी MVVI यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। इसको तो हर कीमत पे आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इस बिंदु से सब्जेक्टिव में अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। हड़प्पा की खोज की कहानी में इस बिंदु से ऑब्जेक्टिव में भर भर के प्रश्न पूछेगा। और ये जो पतन है ये हमेशा से तो पूछा ही जाता है, ये तो फिक्स ही है, ये क्या है, फिक्स है। फिर इसके बाद थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है सामाजिक और थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है धार्मिक, फिर आपका हो जाता है आर्थिक। बाकी उतना इम्पोर्टेंट प्यारे बच्चों नहीं होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैं आप सभी बच्चों को अध्याय को पढ़ाऊंगा। फिर जैसे ही लेक्चर आपका समाप्त हो जाएगा, लेक्चर समाप्त होने के बाद सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को लघु प्रश्न उत्तर कराऊंगा, फिर मैं दीर्घ प्रश्न उत्तर कराऊंगा, फिर मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कराऊंगा, फिर मैं टेस्ट एग्जाम लूंगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो प्रथम अध्याय का आज का यह जो क्लास है पहला क्लास है, इसलिए ये हो गया लेक्चर 1 पहला क्लास है। तो प्यारे बच्चों पहले क्लास को हम आज यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि कल के क्लास में हम अध्याय को पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। और कल के क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात है, बेसिक जानकारी। जैसे पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। सॉरी, बेसिक जानकारी में मैंने तो ये तो लिखा ही नहीं, कार्बन 14 विधि भी मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, पूरा तत्व के नीचे एक और बिंदु जोड़ दीजिएगा, कार्बन 14, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। यदि हो सके तो अभिलेख भी मैं बताऊंगा कि अभिलेख हम किसे कहेंगे।
ठीक है। फिर उसको यानी कल का जो क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, क्लास को समाप्त करने से पहले मैं एक बात आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा। जो बच्चे हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए पूरे साल पेड कोर्स का मात्र 1500 फी लगेंगे सभी विषय के लिए। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो सभी विषय को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास लिया जाएगा। लाइव क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। लेक्चर का PDF फाइल भी दिया जाएगा, यानी नोट्स का PDF फाइल दिया जाएगा। फिर प्रश्न उत्तर कराया जाएगा, प्रश्न उत्तर को समझाया जाएगा। फिर उसके बाद PDF फाइल भी दिया जाएगा। सब्जेक्टिव का भी जांच परीक्षा लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी जांच परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। फिर चैप्टर को समाप्त करने के बाद डाउट क्लास भी लिया जाएगा और आपका जो सिलेबस है अक्टूबर के अंत में समाप्त किया जाएगा। और ये जो सारा का सारा क्लास है ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर प्यारे बच्चों पढ़ाए जाएंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप भी बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम 8 से 2024 में देंगे, तो आप हमारे पेड कोर्स में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल करना पड़ जाएगा। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।